हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा लेक्चर। चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, बायोम क्या है, हैबिटाट कैसे बनते हैं, बायोम कैसे बनता है, इंडिया में कितने बायोम हैं, वर्ल्ड में कितने बायोम हैं। ये सारी चीज़ें बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 2 में मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रा इकोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में जान लें हम लोग बेटा। इकोलॉजी हैज़ टू ब्रांचेस। दो ब्रांच है इकोलॉजी की। एक को कहते हैं ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, एंड दूसरा इज सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। अब ये है क्या बेटा? अगर ऑट इकोलॉजी की बात करें तो ऑट इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। बस हो गया, इतना ही याद करना है आपको। अगर पॉपुलेशन का उसके इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है, इसकी स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे ऑट इकोलॉजी। अच्छा, सिन इकोलॉजी देख लो। कम्युनिटी का इंटरेक्शन कैसा है उसके इन्वायरमेंट से, इसे कहेंगे सिन इकोलॉजी। देखिए कितना इजी है। सो ऑट इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशन एंड इन्वायरमेंट। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम लोग सिन इकोलॉजी की, तो सिन इकोलॉजी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम लोग बात करते हैं मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की, और इसको हम लोग अंडर द टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे हम एक, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। और इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म के लेवल पे अगर हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी की, तो उसे कहा जाता है फिजियोलॉजिकल स्टडी या फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। मतलब स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक level is known as physiological ecology। एंड इस फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में ये सीखेंगे कि वो किसी भी हैबिटेट में सरवाइव कैसे करता है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है। जैसे कि हम ये सीखेंगे कि फिश है, फिश का हैबिटेट है पॉन्ड, तो फिश आखिर पॉन्ड में रहती कैसे है और वो वहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसे करती है। तो इसी को कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में हम लोग दो चीज़ की स्टडी करेंगे, एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से सरवाइव कर रहा है, सर्वाइवल, और दूसरा रिप्रोडक्शन। बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाने वाली चीज़ें हैं, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है बेटा। सो ऑर्गेनिज्म के लेवल पर अगर हम इकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो हम इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। इसमें दो चीज़ की स्टडी करेंगे, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। अब आइए मेजर ए बायोटिक फैक्टर की शुरुआत करते हैं। मैंने कल बता दिया था कि मेजर ए बायोटिक फैक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर 4 हैं। सो मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स, और इसमें नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर।
बच्चों टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर, मोस्ट रिलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट एबायोटिक फैक्टर। बताया ऐसा क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर जो है वो हमारे एंजाइम्स की काइनेटिक्स को कंट्रोल करता है। जैसे कि वी आर लिविंग, हम जिंदा हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म चल रही है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हज़ारों रिएक्शन चल रहे हैं। अब रिएक्शन कोई भी बिना किसी एंजाइम के हो नहीं सकता, और एंजाइम को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना? तो उसी टेम्परेचर को बनाए, ये जो टेम्परेचर है ये एंजाइम के काइनेटिक्स को, उसके रेट को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर, क्यों? बिकॉज इट अफेक्ट्स एंजाइम काइनेटिक्स, मतलब ये एंजाइम के रेट को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको कहा गया है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। अच्छा, अब टेम्परेचर ही वो कारण है जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं पाए जाते, मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तभी तो मैंगो का ट्री जो है वो जर्मनी और कनाडा में ग्रो नहीं कर सकता। स्नो लेपर्ड केरला के जंगलों में नहीं मिलेगा, क्यों? कारण क्या है? टेम्परेचर। सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है हमें यहाँ पर थोड़ा सा, जियोग्राफिकल distribution. Geographical distribution is depends on temperature. It is depends on temperature. इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री कैन नॉट और डू नॉट grows in Canada and जर्मनी। कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में मैंगो का जो ट्री है वो ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं ग्रो कर सकता? क्योंकि ये टेम्परेट कंट्रीज हैं। कैसे कंट्रीज हैं? टेम्परेट। दीज आर द टेम्परेट कंट्रीज। तो टेम्परेट कंट्रीज में ये ग्रो नहीं कर सकते मैंगो के ट्री, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। स्नो लेपर्ड डू नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट। केरला के फॉरेस्ट में आपको स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। केरला फॉरेस्ट इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वर्षावन जिसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही गर्मी है और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर भी हाई है, तो वहाँ पर ये नहीं मिलता। क्यों? टेम्परेचर इज़ द अफेक्ट, टेम्परेचर ही वो कारण है। नंबर 3, ट्यूना फिश। ट्यूना फिश डू नॉट कॉट। ट्यूना एक फिश होती है बेटा जो कि एक प्रॉपर रीजन में ही मिलेगी। इट इज रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल। इट इज रेयरली caught beyond the ट्रॉपिकल ओशियन। ट्रॉपिकल ओशियन के बाहर अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर ये फिश आपको देखने को मतलब वहाँ पे पकड़ नहीं पाएंगे। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ऑफ द ओशियन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सो ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ऑफ ओशियन। लैटिट्यूड समझते हैं ना, अक्षांश दिशांश, बचपन में पढ़ते हैं हम लोग। लैटिट्यूड ऑफ ओशियन,
तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से हर ऑर्गेनिज्म हर जगह नहीं पाया जाता। इसी को कहते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब टेम्परेचर का बेटा कुछ रेंज भी है ना, टेम्परेचर रेंज। अगर टेम्परेचर रेंज की बात करें तो यहाँ पर कई रेंज मिलेगी आपको। सब जीरो लेवल नंबर 1, सब जीरो लेवल नंबर 2, मतलब जीरो से कम भी टेम्परेचर मिलेगा। नंबर 2 मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी आपको कहीं कहीं मिल जाएगा। एंड नंबर 3 मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा। तो आपको सब ज़ीरो लेवल कहाँ मिलेगा? 2 जगह मिल सकते हैं। एक तो मिलेगा माउंटेन्स पर, मतलब जब आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और दूसरा मिलेगा आपको पोलर रीजन पर। पोलर रीजन, वो जो आर्कटिक अंटार्कटिक रीजन है जिसको पोलर रीजन कहते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक। मोर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, वो भी ड्यूरिंग द समर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ड्यूरिंग समर। और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस का भी टेम्परेचर मिल सकता है। ये कहाँ मिलेगा? 2 जगह, हॉट वाटर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग, और दूसरा है डीप सी, डीप सी हाइड्रो थर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब है बेटा जो गर्म पानी के मुहाने जो होते हैं उनको कहते हैं। और हॉट वाटर स्प्रिंग का मतलब है कि जो गर्म पानी के झरने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पर लाइफ नहीं है, सब ज़ीरो लेवल पर भी लाइफ है। जहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है वहाँ भी लाइफ है, और जहाँ 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है, बिल्कुल बॉयल वाटर है, वहाँ पर भी लाइफ है। तो लाइफ तो हर जगह एग्जिस्ट कर रही है ना। तो ये हो गया बेटा टेम्परेचर रेंज की बात। अब अगर हम इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर हम इक्वेटर से जाते हैं पोल की तरफ तो बेटा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम प्लेन से मूव करते हैं माउंटेन की तरफ, ये मत समझिएगा कि प्लेन से जा रहे हैं माउंटेन, प्लेन से नहीं। प्लेन मतलब ये पठारी जो प्लेन होता है, जिसको जैसे कि आपका यूपी हो गया वो प्लेन है, साउथ हो गया वहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं, ठीक है ना। तो प्लेन से अगर हम माउंटेन पे जाते हैं तो भी टेम्परेचर डाउन होगा। अब इस ट्रेंड को याद मत कर लेना ऐसे ही, इसको समझना कि एग्ज़ाम में अगर उल्टा कर दिया तो इसको याद करोगे तो बेकार हो जाएगा ना। एग्ज़ाम में कह दिया कि इफ़ यू मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, इफ़ यू मूव फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो इसको ऐसे याद मत कर लेना, इसको समझ लेना बेटा। चलिए, अब 2 तरीके के एनिमल होते हैं जो कि टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। एक है यूरी हेलाइन और दूसरे हैं स्टीनो हेलाइन। समझिएगा ध्यान से। जैसे हम लोग हैं मैमल्स, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पर भी रह रहे हैं, अंटार्कटिक रीजन में ह्यूमंस रह रहे हैं। हम लोग जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ भी रह रहे हैं। तो हम लोग एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हर जगह रह सकते हैं। मतलब कम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूरी हेलाइन एनिमल। मीन्स दे आर टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ
टेम्परेचर, ये हेलाइन नहीं है, यूरी थर्मल है, गलती से हेलाइन लिख दिया मैंने। यूरी थर्मल, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, स्टीनो थर्मल, ठीक है ना। तो वो एनिमल जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम लोग यूरी थर्मल कहते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा ये होगा, टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर में ज़रा सा चेंज हुआ तो ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ही कम कर पाएंगे, ज़्यादा चेंज हो गया तो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है। इसका एग्जाम्पल है बेटा बर्ड्स एंड मैमल्स। लेकिन एक प्लांट भी है जो हम अलग से बता रहे हैं आप लोगों को, आर्टिमीशिया। आर्टिमीशिया भी एक प्लांट है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज स्टीनोथर्मल, इनको छोड़ के जो बच गए कौन कौन से हैं? फिशेस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड्स वगैरह, और एक प्लांट भी है यहाँ पे कोकोनट। तो ये आपको याद करना है, ये जो अलग से बताएं ना बेटा, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है ना। सो दो तरीके के एनिमल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेट टेम्परेचर। जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं उन्हें हम लोग यूरी थर्मल कहते हैं, जो नहीं कर सकते उन्हें हम लोग स्टीनोथर्मल एनिमल कहते हैं। चलिए बेटा, तो ये हो गया, कुछ बातें हमने आप लोगों को बताई। ए बायोटिक फैक्टर, मेजर ए बायोटिक फैक्टर जो कि टेम्परेचर है। आज टाइम नहीं है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वाटर, लाइट एंड सॉइल। थैंक यू।